हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। देखिए, हमने जो है कि प्रेजेंट का चारों टेंस जो कि पढ़ चुके हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं। प्रेजेंट का हमने सारा का सारा टेंस कवर कर लिया है। अब हम कवर करने वाले हैं पास्ट टेंस का चारों टेंस, यानी जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। 4 टेंस इसके भी होते हैं, फिर फ्यूचर के भी होते हैं। तो जिस तरह से हमने प्रेजेंट का पढ़ा, उसी तरह से अब हम पढ़ने वाले पास्ट के। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं कहानी आप लोगों की। कहानी क्या है फ्रेंड्स, मैं बता दूं। कहानी ये है कि पास्ट टेंस, आज हम पास्ट टेंस का पढ़ने वाले हैं। पास्ट टेंस का हम पहला पढ़ने वाले हैं, जिससे हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट का हम पढ़ने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट के 4 टेंस होते हैं, जिस तरह से प्रेजेंट के थे। ये सारी बातें बता दिया गया है। ठीक है, तो फिर चलते हैं इसके पहचान पर। पहचान क्या है? सबसे पहले हम पहचान जानते हैं हिंदी में। किसमें? हिंदी में इसकी पहचान जानते हैं। फिर इसके बाद जानेंगे किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश में क्यों ज़रूरी है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इंग्लिश में क्यों ज़रूरी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इंग्लिश में पहचान जानना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि जब आप नरेशन या एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं होती। हिंदी की ज़रूरत ही नहीं होती है। वहाँ सारे के सारे जो भी वर्ड सेंटेंस लिखे रहेंगे वो क्या होंगे? इंग्लिश में ही होंगे। तो वहाँ पर हमें पहचान इंग्लिश में देखना रहता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आप पढ़ रहे हैं, लिखा रहे राम सेज टू मी, आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हिंदी कहीं पर भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इंग्लिश की पहचान। अब अगर मैं कह दूँ ये कौन सा टेंस है तो क्या बताओगे? तो आप अगर इंग्लिश की पहचान जाने रहोगे तो आप लोग बताएंगे कि हाँ, कि आप जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आया, ये पहचान बता दिया गया इंग्लिश में। ठीक है, फिर ये कौन सा टेंस है? तो आप लोग बताओगे कि ये तो पास्ट कंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस की जो पहचान इंग्लिश में की जाती है वर्ब से की जाती है। वो वर्ब क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि इंग्लिश में पहचान जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हिंदी में जो पहचान होती है मैं बता दूं फ्रेंड्स। जो हिंदी में पहचान होती है, हिंदी में कहते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? ता, था, ती, थी, ठीक, ते, थे, या तो आना चाहिए या, ई, या जे। ऐसे भी हो सकता है। लास्ट में आ का मात्रा भी हो सकता है। छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा हो सकता है। ठीक है, मतलब ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हो सकते हैं। ये हिंदी की पहचान होगी। ठीक है, लेकिन जब मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में तो होना चाहिए आपका, इंग्लिश में जो भी आपको पहचान मिलेगा वो मिलेगा वर्ब से। कहाँ से मिलेगा? वर्ब। बात ध्यान देना, इंग्लिश में जो पहचान मिलती है हमें मिलती है वर्ब से। अब ये वर्ब्स जो हैं 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। पहला क्या होता है?
हेल्पिंग वर्ब। ओके फ्रेंड्स, दूसरा होता है मेन वर्ब। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है, मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस टेंस का जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड। क्या होता है? डिड, ठीक है। और जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब में या हमेशा अगर डिड लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो मेन वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है? सेकंड फॉर्म होता है। ध्यान देना, जब ये डिड लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर डिड नहीं लगता तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात ये करते हैं फ्रेंड्स कि वर्ब में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये डिड आया कहाँ से है, ठीक है। डिड आया कहाँ से है? एक बार हमने पिछले वीडियो में बताया था वर्ब के बारे में। तो वर्ब के बारे में हमने बताया था प्राइमरी वर्ब। किसके बारे में? यहाँ पर हमने एक बार चर्चा की थी प्राइमरी वर्ब के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। अब प्राइमरी वर्ब में मैंने ये बताया था कि ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है डू, ठीक, दूसरा होता है बी, ठीक, तीसरा होता है हैव। क्या होता है? हैव। 3 तरह के प्राइमरी वर्ब बताए थे। अब जो डू होता है, मैंने डू बताया था कि ये डू का यूज हमेशा इनडेफिनिट में होता है। किस में होता है? इनडेफिनिट में, ठीक है। चाहे वह प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, चाहे वह पास्ट का इंडेफिनिट हो। बी हमेशा कंटिन्यूअस में यूज होता है। किस में होता है? चाहे जो टेंस हो कंटिन्यूअस का, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, हमेशा बी का फॉर्म यूज होता है। अभी इस बी को हम जब तोड़ें, चलो अभी अलग अलग तोड़ देंगे। और हैव होता है परफेक्ट के लिए। किसके लिए? परफेक्ट के लिए होता है। चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, ठीक है। कोई भी परफेक्ट हो, हमेशा वहाँ पर हम हैव का ही यूज़ होता है। तो हम बात करते हैं, हम पढ़ रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं ना, तो हमें इंडेफिनिट के लिए लगाना है डू। क्या लगाना है? डू। हम डू के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये डू जो है लगना चाहिए। इंडेफिनिट में डू लगता है, ये डिड कहाँ से आ गया, है ना। जब इंडेफिनिट में हम डू लगाते हैं तो ये डिड कहाँ से आ गया, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो एक बार इसे जो है हम इसे मिटा करके यहाँ मैं लिखना चाहूँगा डू। क्या लिखना चाहूँगा फ्रेंड्स? यहाँ जो हम लिखना चाहते हैं डू, ध्यान दीजिएगा, चल नहीं रहा, चलो लाल पेन से ही लिख देते हैं डू। ये रहा हमारा डू। अब ये मैं बता दूँ, अभी मैंने क्या बताया है प्राइमरी वर्ब में? प्राइमरी वर्ब हमने बताया 3 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? डू। दूसरा क्या होता है? बी। तीसरा क्या होता है? हैव, ठीक है। यही हमारे प्राइमरी वर्ब हैं। तो हमने डू जो बताया कि डू किसके लिए है? डू है इंडेफिनिट के लिए, है ना। डू इंडेफिनिट के लिए है। और बी किसके लिए है? कंटिन्यूअस के लिए है। हैव किसके लिए है? परफेक्ट में यूज होता है। किस में यूज होता है? परफेक्ट में, ठीक है। तीनों अलग अलग जगह होते हैं ना। अब यही इंडेफिनिट जो है डू चाहे प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तब भी डू का यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट हो तब भी डू का यूज होता है, ठीक है। तो ये जो डू है मैं बता दूं, अब डू को हम तोड़ते हैं किन किन रूपों में? पहले तोड़ते हैं प्रेजेंट में। हम प्रेजेंट में किस तरह से यूज करते हैं इसका, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद इसका जो है हम इसे यूज करते हैं पास्ट में। किस में? पास्ट में। यानी डू अभी क्या बताएं, डू इंडेफिनिट में, तो डू हो गया इंडेफिनिट, तो इसका मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू को यूज करते हैं तो कुछ इस तरह से यूज करते हैं, डू और डज के रूप में। किस में? डू और डज के रूप में। ओके फ्रेंड्स, ये डू और डज के रूप में यूज करते हैं। और ये जो डू और डज है ये क्या है? एक फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे, किस में? पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसे हम सेकंड पार्ट बोलते हैं। क्या? सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि पास्ट का मतलब ही सेकंड होता है। बात समझ में आ रहा है? पास्ट मतलब बीता हुआ, जो चीज़ें बीत जाती हैं वो पास्ट हो जाता है, वही सेकंड होता है, ठीक है।
कहने का मतलब अगर आप गाड़ी खरीद कर लाए हो नया और 2 महीना 3 महीना चला चुके हो, तो 2-3 महीना बिता चुके हो ना, अब दोबारा वही चीज़ें जब किसी को दोगे तो उसके लिए क्या होगा, सेकंड होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका डू या डज का हम जब सेकंड फॉर्म उठाते हैं तो डू या डज का आपका सेकंड फॉर्म होता है डिड। क्या होता है, डिड। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये जो डिड है, जब हम प्रेजेंट बात ध्यान से देख लीजिएगा, जब हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे तो डू का फॉर्म हमने उठाया था डू या डज, यानी तब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने हेल्पिंग वर्ब जो लिखा था वहाँ पर डू या डज था, ठीक है। लेकिन जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, तो इसी प्रेजेंट का ही तो सेकंड फॉर्म पास्ट होता है ना, तो प्रेजेंट का सेकंड फॉर्म पास्ट हो गया। तो प्रेजेंट में जो हमने डू डज लगाया था हेल्पिंग वर्ब में, तो इसका सेकंड फॉर्म हो गया डिड। क्या हो गया, डिड। बातें समझ में आ गई ना फ्रेंड्स। चलिए अच्छी बात है। ये रही हमारी कहानी पहचान की, ठीक है। यानी जैसे कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे मैंने कहा राहुल स्कूल जाता था। ध्यान से देखिए, पहचान हिंदी की हो गई आपकी, ताथा आ गया ना, ताथा। और इंग्लिश की अगर मैं पहचान बोलूँ तो इंग्लिश में आप बोलोगे, आप लिख सकते हो राहुल वेंट टू स्कूल। अब ये इंग्लिश में जो है लिखा गया है राहुल वेंट टू स्कूल, ये कौन सा टेंस है, तो आप लोग क्या बताओगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे, तो जब इंग्लिश में लिखा गया तो इंग्लिश में पहचान बताया गया वर्ब से करना हमें, या तो पहले हेल्पिंग वर्ब खोजना है डिड। अगर ये नहीं मिलता है, ये बातें ध्यान देना, जब जहाँ पर डिड होगा वहाँ पर मेनो का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर डिड हमें नहीं मिलता है तो हमें क्या मिलेगा, मेनो का सेकंड फॉर्म मिलेगा। अब मेन वर्ब है क्या, जाना, तो गो मीन्स होता है जाना। अब यहाँ से देखिए, जो हमारा गो होता है जाना, इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट। क्या होता है, सेकंड फॉर्म। ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, ठीक, ये हो गया सेकंड फॉर्म। तो ये वेंट कहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म वेंट लिखा है। इसका मतलब इसी वेंट से हमें समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि ये आपका है मेनो का सेकंड फॉर्म, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तब चलते हैं कहानी को लेकर थोड़ा सा आगे। मुझे लगता है ये सब मिटा देते हैं, आप लोग तो समझ ही गए होंगे इसका मतलब, तब यहाँ एग्जाम्पल समझाते हैं। मैंने कहा फ्रेंड्स, रोशनी राहुल के साथ बाजार नहीं जाती थी। ओके फ्रेंड्स, रोशनी राहुल के साथ बाजार नहीं जाती थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तिथि आ गया है, तो पहचान क्या हो गया, अब हिंदी में पहचान हो गया ताथा तिथि तेथे आ गए ना। तो ये इस तरह के पहचान हो गए हिंदी के। लेकिन ये अब ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ ना। क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट में तिथि है ना। लेकिन अगर यही चीज़ें ऐसी लिखा रहे, रोशनी डिड नॉट गो टू मार्केट विद राहुल, ठीक। अब ये इंग्लिश में लिखा गया। अब इंग्लिश में क्या पहचान है, इंग्लिश में पहचान मैंने बताया, सबसे पहले वर्ब पकड़ेंगे, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे डिड। अब ये बताओ कहीं पे डिड आया है, जी आया है ना डिड। इसके बाद कहता है जब जहाँ डिड है वहाँ मेनू का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे क्या है, गो आया है ना, तो ये भी हो गया। इसका मतलब ये जो टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब कहानी को लेकर थोड़ा सा आगे। अब चलते हैं, अब इनका पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड्स।
तो अब हम इसे मिटा रहे हैं। पहचान समझ में आ ही गया होगा। जैसे अगर मैं एक पहचान और बता दूँ, अगर मैंने कहा वह यहाँ से चली गई, वह यहाँ से चली गई, चलिए लिख भी देते हैं, वह यहाँ से चली गई। अब फ्रेंड्स ये किस टेंस का है, तो भी आपका ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि ई लास्ट में आया, हमने बता दिया, ठीक है। इस तरह से जब अगर लास्ट में आए तो भी वो पहचान क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही पहचान होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश के तो जानते ही हो। तो अब चलते हैं इसे मिटा करके। अब आपको बताने वाले हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हर बार की तरह जिस तरह हर टेंस के आप पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है, कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसी तरह से इसका भी पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं इसका जो है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसके रूल क्या है। इसके रूल बहुत आसान है। रूल कहता है कि यदि सब्जेक्ट क्या, यदि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, क्या हो, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, तो कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, कहने का मतलब सिंगुलर, जैसे ही, सी, इट, हमने कहा राम, हमने कहा बुक, ठीक, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा जो है, इनके साथ हमेशा जो है हम कभी भी डिड का यूज नहीं करते। मतलब अफर्मेटिव में जो है, अफर्मेटिव में डिड का यूज नहीं होता है सीधा, बल्कि हम क्या करते हैं कि मेनो का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, मेनो का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और मैं बता दूं, यदि आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, क्या, प्लूरल मेरा कहने का मतलब जैसे आई, यू, वी, दे, हमने कहा जैसे बॉयज़, बुक्स, ठीक है, बुक्स, तो ये हो गया हमारे बहुवचन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि तो इनके भी साथ जो है हमारा डिड यूज नहीं होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, इनके भी साथ हमेशा मेनो का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो इससे हमें यह पता चलता है फ्रेंड्स, इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्या हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के सभी सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा, सभी के सभी सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये अफर्मेटिव का रूल है। कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। फ्रेंड्स पता नहीं दिखाई दे रहा होगा, साफ के नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के साथ हम मेनू का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर कहता है कि आप कुछ मत लिखिए, सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट लिख दीजिए। क्या कहता है, कहता है कि सब्जेक्ट लिख दीजिए, इसके बाद आप मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तब जाके आप ऑब्जेक्ट लिख करके कॉम्प्लीमेंट अगर आता है तो कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए, बस इतना तक कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इतना कहता है ये करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा, हमने लिखा था रोशनी राहुल के साथ
बाजार जाती थी। ठीक है, तो पहचान आप लोग समझ ही गए होंगे, पहचान आपका मिल गया थी। अब इसे हमें लिखना, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है, आप लोग समझ गए होंगे, रोशनी। क्या, रोशनी। इसके बाद मीनू का सेकंड फॉर्म लिखना है, जाती थी। तो गो होता है फर्स्ट फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। क्या होता है, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। वेंट के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, राहुल के साथ बाजार। तो पहले बाजार को लिख लो, टू मार्केट। ठीक, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट पीछे से ही लिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद के साथ की इंग्लिश विद, और बचा क्या, राहुल। राहुल। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्योंकि और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा प्रिया अपने स्कूल चली गई। ठीक, प्रिया अपने स्कूल चली गई। तो ये पहचान क्या है, ई बता चुके हैं। ठीक है, ये भी आपका जो है कि कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सब्जेक्ट लिखना, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, प्रिया। क्यों, क्योंकि प्रिया ही चली गई, जाने का काम प्रिया ही कर रही है ना। तो आप लिखोगे प्रिया, मीनू का सेकंड फॉर्म। ठीक है, चली गई मतलब गो, तो वही चीज़ें आ गई। वेंट, प्रिया वेंट कहाँ, ऑब्जेक्ट में क्या बचा, अपने स्कूल। वेंट टू, अपने आ गया तो अपने की अंग्रेजी होती है हर। क्यों, क्योंकि अपने की इंग्लिश हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। सब्जेक्ट आपका है प्रिया, लड़की है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हर। क्यों, अब ये भी कौन सा है, ये भी थर्ड पर्सन है। क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में प्रिया है, तो यहाँ पर जो है अपने की अंग्रेजी हमेशा हर होती है। ठीक है, हर स्कूल। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सीधे नेगेटिव पर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, ये सी है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कहता है कि सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, आप सिंगुलर समझ ही गए हो, बता चुके हैं, या प्लूरल हो, या सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी के सभी सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिड का यूज़ करते हैं। डिड के बाद हम नॉट का यूज़ करने के साथ साथ, डिड के बाद हम नॉट का यूज़ करने के साथ साथ हम हमेशा जो है मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, यही एक स्पेशल रूल है इसका। ठीक है, और नेगेटिव का मैं मतलब एक और बता दूं, नेगेटिव मीन्स होता है, नेगेटिव मीन्स होता है नॉट, नेवर। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर यहाँ पे आप नॉट लगाते हो तो मीनो का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिड के बाद हम नॉट लगा देते हैं, नॉट या नेवर, नॉट या नेवर। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद जो है आप जो है कि मीनो का फर्स्ट फॉर्म
या मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप नॉट लगाते हो तो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर नेवर, अगर न कभी नहीं आता, नेवर आता है, तो उसके लिए फर्स्ट फॉर्म लगे, सेकंड फॉर्म लगता है, तो वहाँ डिड नहीं लगता है। तो ये बाद की बातें हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अलग अलग बता देना चाहिए, नहीं तो आप लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। तो तब तक के लिए चलिए हम इसे एक ही में नहीं बताएंगे, अलग अलग बता देंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस ये बातें ध्यान देना फ्रेंड्स कि अगर आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। इसके बाद नॉट लगा के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर के, किसके स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो देखिए स्ट्रक्चर को क्या कहता है। स्ट्रक्चर कहता है कि यदि सेंटेंस में नहीं शब्द आए, क्या नहीं शब्द आए, है ना, तो नहीं के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना, नॉट लगाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में आ जाए कभी नहीं, क्या आ जाए, कभी नहीं, ठीक है, तो इसके लिए हम हमेशा नेवर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नेवर। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए हम हमेशा नेवर लगाते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर जो बनता है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, कहता है कि अगर स्ट्रक्चर में कहता है अगर सेंटेंस में नहीं शब्द आ गया तो उसके लिए नॉट लगाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ डिड। ठीक, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के साथ हम डिड लगा देंगे। डिड के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, इसके तुरंत बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख सकते हैं, जब डिड लगता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आ गया तो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बस कहानी ख़त्म यहीं तक। लेकिन जब सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ गया, कहीं पर भी लिखा हो लेकिन कभी नहीं शब्द आना चाहिए, अगर ये कभी नहीं शब्द आ गया तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं। और स्ट्रक्चर जो बनता है, स्ट्रक्चर कहता है कि क्या लिखिए, कहता है कि आप सब्जेक्ट तो लिखिए, सब्जेक्ट के बाद लेकिन डिड का यूज ना करें, बल्कि डिड के जगह पे हमें क्या चाहिए, हमें नेवर चाहिए। क्या चाहिए, नेवर। अब देखिए कभी नहीं के लिए हम डिड नॉट के जगह पे हम नेवर लगा देंगे, इस डिड नॉट के जगह पे नेवर लगा देंगे। ठीक है, प्लस जब नेवर लगेगा, जब नॉट डिड और नॉट हट जाएगा तो नेवर लगने के साथ साथ तब यहाँ पर परिवर्तन क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्म, यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म था, जब नॉट लगा, डिड नॉट था तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन डिड नॉट हट के जब नेवर लगा तो यहाँ सेकंड फॉर्म हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं। ठीक है, इतना। अब मैं एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए, यहाँ डिड अगर नॉट है तो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों आया है। बाकी तो पास्ट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म, तो यहाँ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों आया है और यहाँ पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे हो गया। ठीक है, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हमने जब टेंस में बताया था कि डिड जो है, डिड है क्या, डू का सेकंड फॉर्म है, डू और डज का सेकंड फॉर्म है। अभी जस्ट पीछे मैंने बताया ना, जब शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि जो डिड है ये डू और डज प्रेजेंट में लगता है तो प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म माना जाता है, माना नहीं जाता, मान है वो। ठीक है, और प्रेजेंट का सेकंड फॉर्म होता है पास्ट। तो डू और डज जो है, डू और डज फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसके सेकंड फॉर्म क्या हो गया, डिड। अब ये जो डिड है ये ऑलरेडी एक मेन वर्ब का काम करता है। डिड जो अपने आप में खुद सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ हमें सेकंड फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। डू मीन्स होता है करना। ठीक है, तो डू का ये सेकंड फॉर्म है, डू और डज का ये सेकंड फॉर्म पहले से ही है, तो इसलिए हमें जो कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लग गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्यों आया है। क्योंकि जो नेवर है, नेवर आपका एक एडवर्ब, ऐसा एडवर्ब है कि ये आपका हेल्पिंग, सॉरी मेन वर्ब थोड़ी ना है, ये मेन वर्ब नहीं है और ना ही किसी का ये सेकंड फॉर्म है।
ना ही किसी का सेकंड फॉर्म है। एक तरह का ये एडवर्ब है। जब एडवर्ब है तो ये बात ध्यान देना, जहाँ डिड नहीं लगेगा, जब यहाँ डिड है ही नहीं, ध्यान से देखिए, जब डिड नहीं है इसका मतलब ये किसी का सेकंड फॉर्म भी तो नहीं है। जब ये किसी का सेकंड फॉर्म भी नहीं है तो हमें मेनू का सेकंड फॉर्म चाहिए, क्योंकि भाई हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो पास्ट में हमें सेकंड फॉर्म हर हाल में चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखिए सेकंड फॉर्म इसीलिए लगाना पड़ा, क्योंकि ये एडवर्ब है, इसलिए हमें इसे सेकंड फॉर्म लगाना पड़ा। अगर यहीं डिड लगा दिए होते तो डिड ऑलरेडी डू का सेकंड फॉर्म होता, तो हमें यहाँ सेकंड फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही रहता। ठीक है, तो यही रीज़न है कि यहाँ सेकंड फॉर्म है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। जहाँ डिड है वहाँ मेनू का फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिड, डू और डज का सेकंड फॉर्म खुद होता है, ऑलरेडी ये सेकंड फॉर्म है, यही रीज़न होता है फ्रेंड्स। तो चलिए, बहुत जानकारी हो गई, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल कहता कि जैसे हमने कहा प्रिया मनोज के साथ बागीचे में नहीं खेलती थी। ठीक है फ्रेंड्स, बागीचे में नहीं खेलती थी। तो चलिए, अब देखिए लिखा गया सिर्फ नहीं शब्द आया है, इसका मतलब हमें क्या लगाना है, डिड नॉट लगा के लिखना, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो गया प्रिया। तो ये चलिए, पेन नहीं चल रहा, हम काले से ही लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिया के बाद हमें चाहिए डिड। ठीक है, जब डिड लगा दियो तुरंत नॉट भी लगा दो। ठीक है, डिड नॉट हो गया। अब मेनू का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म हो गया है, अब हमें मेनू का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, खेलना। तो PLAY, प्ले मीन्स खेलना। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मनोज के साथ बागीचे में, तो मेक इंग्लिश पहले लिखो, इन अ गार्डन। ठीक है, इसके बाद के साथ, विद, किसके साथ, मनोज, विद मनोज। ओके फ्रेंड्स, बात समझ में आ गया ना। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद कहानी ख़त्म करते हैं। मान लीजिए वही सेंटेंस अगर मैंने कहा प्रिया मनोज के साथ बागीचे में कभी नहीं खेलती थी। ठीक है, कभी नहीं खेलती थी। तो यहाँ पर अब की बात देखिए, आया है कभी नहीं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर क्या आया है, कभी नहीं आया है, इसलिए हमें लगाना अब की बार कभी नहीं के लिए नेवर। तो नेवर लिखना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है, तो आप लोग बताओगे प्रिया। ठीक है, प्रिया के बाद नेवर लगा दोगे, नेवर के बाद आप मेनू का सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये एडवर्ब है, ये ना तो फर्स्ट फॉर्म है ना ही सेकंड फॉर्म है, ये एडवर्ब है, इसलिए हमें मेनू का सेकंड फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो खेलना, तो PLAY, प्ले मीन्स खेलना, तो इसका सेकंड फॉर्म होता है प्लेड। ऑब्जेक्ट क्या है, मनोज के साथ बागीचे में, फिर वही चीज़ें पीछे से बनाते चले आओ, इन अ गार्डन। ठीक है, किसके साथ, मनोज के साथ, यानी विद के साथ की इंग्लिश विद मनोज, यानी आपका बन गया प्रिया नेवर प्लेड इन अ गार्डन विद मनोज। ठीक है, प्रिया नेवर प्लेड इन अ गार्डन विद मनोज। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक रहने देते, ख़त्म करते हैं। आप लोगों से बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो कल। थैंक यू सो मच।